internship program, that is Python and Data Analytics internship, October 2025. Today we are going to cover a topic named as conditional statements in Python. So conditional statements in Python, what does it mean basically? जैसे कि अभी इसको पढ़ के ही पता लग रहा है, condition, when there is some condition कि अगर पाइथन एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशन को कैसे डील करती है, जिस तरीके से हम अपनी लाइफ में डील करते हैं। तो अभी स्टार्ट करने से पहले अगर आप डेली लाइफ का देखो तो उसमें आप क्या देखते हो कि अगर ठीक है आज बारिश होती है तो मैं आज अपना अम्ब्रेला साथ लेके जाऊंगा। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे एक कंडीशन लग गई कि अगर आज बारिश हुई तो मेरे को अम्ब्रेला की जरूरत पड़ेगी। सो जैसे कि इसने बोला कि इफ इट रेन्स टेक एन अम्ब्रेला अदरवाइज डोंट, है ना, कि अगर आज बारिश होगी तभी आप अम्ब्रेला लेके जाएं, वरना अम्ब्रेला की कोई जरूरत नहीं है। इसी को हम कंट्रोल फ्लो बोल देते हैं। कंट्रोल फ्लो यानी कि जहां आपके क्या कहते हैं, किसी एक्शन के ऊपर एक कंडीशन सेट कर दी गई है कि वो एक्शन तभी आपको परफॉर्म करना है जब वो कंडीशन मेट हो जाएगी, यानी कि जब वो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से आपको यहाँ पर कंट्रोल कर रहा है, और उसी फ्लो को अपन कंट्रोल फ्लो बोल देते हैं। तो यही होता है कंट्रोल फ्लो, जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आगे देखने वाले हैं। सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कोई भी लैंग्वेज हो, सब में कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स होती ही होती हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि अगर आज बारिश हुई तभी हमको अम्ब्रेला चाहिए, है ना। इसी को अब हम देखते हैं क्या कहते हैं अपनी कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में, यानी पाइथन की लैंग्वेज में, पाइथन इसको कैसे समझता है। तो जो अपना पहला टॉपिक आज स्टार्ट हो रहा है, मतलब सबसे पहली जो लाइन होनी चाहिए वो यही है कि इंट्रोडक्शन टू कंडीशनल स्टेटमेंट्स, कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स आखिर हैं क्या, है ना। तो उससे पहले अपन अपना देखते हैं कि आखिर ये हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट की जरूरत हमें क्यों है। तो टू अंडरस्टैंड हाउ पाइथन मेक डिसीजंस, और दूसरा पॉइंट है कि टू लर्न हाउ टू यूज इफ, एलिफ एंड एल्स स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो पहली अगर हम स्टेटमेंट देखें यहाँ, टू अंडरस्टैंड हाउ पाइथन मेक डिसीजंस, है ना। आप कोई भी चीज कर रहे हो, कोई भी क्या कहते हैं आपको, मतलब आप खुद को रिलेट करो पाइथन से। पाइथन इज बेसिकली अ ह्यूमन इन द फॉर्म ऑफ मशीन लैंग्वेज, है ना। इस तरीके से ट्रीट करना इसको। तो अब जैसे कि आप खुद को देखते हो कि ढेर सारी कंडीशंस होती हैं, ढेर सारे सिनेरियोज होते हैं, सर्कमस्टेंसेस होती हैं, जिनके बेस पे आप डिसीजन लेते हो। ठीक है, जैसे कि एग्जाम आ रहे हैं तो यानी कि मेरे को और ज्यादा मेहनत करनी है पढ़ने के लिए। ठीक है, और मान लीजिए आपके कुछ स्पोर्ट्स इवेंट हो रहे हैं तो आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी है, नहीं हो रहे हैं तो आपको क्या करना है, मतलब पूरा एक जो आपका शेड्यूल सेट होता है आपकी लाइफ में, आपकी सर्कमस्टेंसेस के, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, या उस टाइम की क्या डिमांड है, आपको क्या एक्शन परफॉर्म करना है या करवाना है, वो सब एक कंडीशन पे बेस्ड हो जाता है। जैसे कि बारिश हो रही है तो आप कार से जाओगे, नहीं हो रही है तो आप बाइक से जा सकते हो, है ना। तो ये सब चीजें क्या हो गई, कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो आपको कोई इनविजिबल तरीके से कंट्रोल कर रहा है, वो ही कंडीशनल स्टेटमेंट्स हो जाती हैं। अब उस कंट्रोल को पाइथन कैसे समझेगा, पाइथन को अपन कैसे बताएंगे, पाइथन को अपन कैसे कंट्रोल करेंगे कि हाँ तुम्हें ये काम करना है अगर ये कंडीशन मैट होती है, और अगर नहीं होती है तो तुम्हें ये वाला काम करना है। उसके लिए हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स अलाउ द प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट सर्टेन ब्लॉक्स ऑफ कोड ओनली इफ अ स्पेसिफिक कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, यहाँ अगर आप देखो तो स्टेटमेंट, ये डेफिनेशन सीधी सीधी कह रही है कि अपना जो प्रोग्राम है उसमें अपन जो कोड लिखेंगे उनकी लाइन को कब एग्जीक्यूट करना है पाइथन को, इस चीज का कंट्रोल हम पाइथन को देने के लिए कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करेंगे। जब हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन जो लास्ट में लाइन लिखी है ना, ओनली इफ अ स्पेसिफिक कंडीशन इज ट्रू, इसका मतलब क्या हो गया, मान लीजिए अगर वो कंडीशन फुलफिल होती है तभी उस चीज को करना है, नहीं होती है तो उसके लिए हम एल्स का यूज करेंगे, जो हम आगे देखेंगे अभी। तो अभी बस आप इतना समझो कि एक कंडीशनल स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो पाइथन के प्रोग्राम में पाइथन को कंट्रोल दे देती हैं टू एग्जीक्यूट अ सर्टेन ब्लॉक ऑफ कोड, यानी जो अपना जो ग्रुप ऑफ लाइंस ऑफ कोड है वो, कि उसको एग्जीक्यूट करना है कि नहीं करना, उसको पाइथन डिसाइड करेगा खुद, कंडीशन पे जो आपने डिफाइन की थी। अब इसके एग्जाम्पल है वो अपन आगे देखते हैं अभी। तो पहली कंडीशन जो होती है वो होती है द इफ स्टेटमेंट, है ना।
अब इसका काम क्या है, यूज टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड इफ अ कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि तभी जो अपने प्रोग्राम की लाइन है उनको तभी एग्जीक्यूट करना है जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। अगर ये नहीं होगी फुलफिल तो वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसका सिंटेक्स होता है, आपको लिखना है इफ यानी कि अगर, है ना। अगर जो फिर आप कंडीशन लिखोगे, जैसे कि अपन ने एग्जांपल में लिखी कि अगर एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। आपने लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े होंगे पिछले लेक्चर में। तो मतलब वहां पे जो अपने कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि डबल इक्वल टू का मतलब होता है कि उसको कंपेयर करेगा कि ये एक दूसरे के इक्वल हैं कि नहीं है। जैसे आपने नेम और कैपिटल एन और स्मॉल एन वाला भी देखा होगा, तो वो दोनों केस सेंसिटिव होने की वजह से इक्वल नहीं हुए थे ना। तो वहां पे वो डबल इक्वल टू वाला जो आपको ऑपरेटर आता है वो यूज करते हैं। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या क्या मतलब हो गया, इसको ना ब्रेक करो। कोडिंग में आप जितनी चीजों को ब्रेक करोगे उतना अच्छे से समझ में आएगा। इसका डायरेक्ट अगर याद करने की कोशिश करोगे ना कि ऐसे करके ये हो गया, तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे या फिर कॉन्सेप्ट भूल जाता है इंसान। तो आप इसको ब्रेक करो। इफ यानी कि अगर, है ना। एज यानी कि जो आपने एज ऊपर डिफाइन किया है 18। ग्रेटर का मतलब हो गया कि यानी कि एज अगर बड़ी है, एज इज ग्रेटर देन 18, है ना। या फिर इक्वल टू लगाया अपन ने, एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। इसका मतलब ये हो गया, अगर आप इसको हिंदी में कन्वर्ट करो तो इसका मतलब होता है कि अगर एज 18 से बड़ी है या 18 के बराबर है, देन यू हैव टू एग्जीक्यूट दिस सर्टेन ब्लॉक ऑफ कोड। और ये क्या बोल रहा है कोड कि प्रिंट एलिजिबल टू वोट, यानी कि जो आपके आउटपुट में आएगा, पाइथन खुद कंडीशन के बेस पे डिसाइड करके आपको बताएगा कि आप एलिजिबल हैं वोटिंग के लिए। और अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती तो पाइथन इस वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है। अब ये तभी एग्जीक्यूट करेगा जब ये ट्रू होगी। अगर इसको अपन कोड, उसमें कोड में देखें, अपनी जो स्टेटमेंट बोल रही है वो बोल रही है कि अगर एज इज इक्वल टू 18, है ना। अपन ने अभी एज को 18 दे रखा है, और इसके साथ अपन ने कंडीशन लगा दी इफ एज इज ग्रेटर या फिर इक्वल टू 18। तो उसके बाद आपको क्या करना है, पाइथन आपको प्रिंट करना है टू वोट, है ना। अब अगर इसको हम रन करके देखें तो पाइथन बोल रहा है कि हाँ यू आर एलिजिबल टू वोट, है ना। अब इसमें क्या करेंगे, अगर अपन खुद देखो, अगर इस 18 को मैं 17 कर देता हूं, ठीक है, तो पाइथन क्या करेगा, कोई रिजल्ट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि अपना कोड यहाँ पे खत्म हो गया है। इसके बाद अपनी कोई स्टेटमेंट नहीं है। मैंने पाइथन आपको बताया था एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है जो लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करेगी। तो पाइथन ने पहली लाइन पढ़ी कि ठीक है, मेरे पास एज एक वेरिएबल है जिसमें वैल्यू स्टोर्ड है 17। अब फिर उस वो सेकंड लाइन पे आया इंटरप्रेट करते हुए, उसको ट्रांसलेट कर रहा है मशीन लैंग्वेज में बेसिकली। उसने सेकंड लाइन पे आके देखा, इफ अगर मेरी एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तभी मेरे को ये कोड एग्जीक्यूट करना है, और अगर नहीं है तो वो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। यहाँ काम आता है आइडेंटेशन का। ये जो आइडेंटेशन आप देख रहे हो ना, ये जो स्पेस आप बीच में देख रहे हो, ये इधर से लेके यहाँ तक है ना, तो ये स्पेस क्या होता है, ये आइडेंटेशन है। बेसिकली ये बता रहा है कि इसका स्कोप कहाँ से कहाँ तक है। स्कोप यानी कि इफ स्टेटमेंट का जो कंट्रोल है वो कहां से कहां तक रहने वाला है। तो इफ स्टेटमेंट का कंट्रोल तब तक रहने वाला है जब सब इसी आइडेंटिटेशन यानी इसी लाइन में इससे साइड में आएंगे, जो भी अपन देखेंगे आगे। तो यानी कि अगर कंडीशन 18 या 18 से मैच होगी तो प्रिंट करेगा, नहीं होगी तो वो कोई आउटपुट नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे पाइथन का इंटरप्रिटेशन खत्म हो गया। इससे आगे अपन ने कोई लाइन ऑफ कोड नहीं लिखा है, पाइथन उसको इंटरप्रेट नहीं करेगा क्योंकि अपन ने कुछ लिखा ही नहीं है। तो यानी कि अपना यहाँ पे प्रोग्राम खत्म। ठीक है। इफ स्टेटमेंट का बस इतना याद रखना, ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन ट्रू होगी, नहीं तो हम एल्स पार्ट में जाएंगे। अब एल्स स्टेटमेंट क्या होती है, अगर आप देखोगे अब आगे अपन इफ एल्स स्टेटमेंट में। ठीक है। और ये ना टॉपिक जो कंडीशनल स्टेटमेंट का है, ये मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, ये इतना मतलब काम आने वाला है ना। आगे आप कोडिंग करोगे, किसी भी लैंग्वेज में कोडिंग कर लो, बिना कंडीशन के कोई चीज फुलफिल नहीं होती है। कोई भी आप एप्लीकेशन बना रहे हो, चाहे छोटे लेवल की बना रहे हो चाहे हाई लेवल की एप्लीकेशन बना रहे हो, कंडीशनल स्टेटमेंट्स आनी ही आनी है। अभी अगले लेक्चर में ना आप लूप्स पढ़ोगे, उसमें कंडीशंस देखना कितने काम आएंगी। ठीक है। तो इफ एल्स स्टेटमेंट क्या काम करता है, ये जैसे कि अपन ने
उसका देखा इफ का कि अगर कंडीशन ट्रू है तभी एग्जीक्यूट करना। लेकिन अगर भाई क्या हो कि अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू नहीं है और हमें तब भी कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म करवाना है पाइथन से, वहां काम आता है एल्स ब्लॉक का। एल्स यानी कि अगर ये नहीं तो ये वाला सीन है ना। तो अब अगर आप इसका सिंटेक्स देखो, जैसे कि पहले सिंटेक्स सेम रहना है जो अपना इफ कंडीशन का था, इफ फिर आपको जो कंडीशन लगानी है वो लगाओ, उसके बाद अपने यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड लिख दो जो आपको एग्जीक्यूट करवाना है पाइथन से, ठीक है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपका फिर एल्स ब्लॉक आ जाएगा कि ठीक है अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर मेरे को डिफॉल्ट क्या करना है, बाय डिफॉल्ट मेरे को क्या एग्जीक्यूट करना है। तो ये स्टेटमेंट्स आ गई। अब जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे अपन देख रहे हैं, अगर स्कोर 45 है प्रिंट कर दो पास, और अगर उसका स्कोर क्या कहते हैं सॉरी 50 या 50 से बड़ा है तो उसको पास कर दो, और अगर नहीं है तो उसको फेल कर दो। अब ये चीज पाइथन कैसे करेगा, अगर आप इस वाले एग्जांपल में मैं आपको दिखाता हूँ एज वाले में, ठीक है। अब मान लो कि हमने आपसे बोला था कि एल्स वाले मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो पाइथन कुछ प्रिंट नहीं कर रहा, लेकिन हम पाइथन को बोलेंगे कि पाइथन ठीक है अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स यानी कि अगर ट्रू नहीं है जो अपन ने ऊपर कंडीशन डिफाइन करी तो तुम बोल दो कि नॉट एलिजिबल, ठीक है। अब अगर हम सेम कोड को रन करें ना तो देखो क्या आंसर आएगा, ठीक है। नॉट एलिजिबल आ रहा है, क्यों? एज अपनी क्या वैल्यू थी 17। पाइथन सेकंड लाइन पे गया उसको इंटरप्रेट करते हुए, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 देन एग्जीक्यूट दिस लाइन ऑफ कोड। लेकिन पाइथन ने फाइंड करा कि ठीक है हाँ ये तो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही क्योंकि 17 तो छोटा है 18 से। तो पाइथन एल्स ब्लॉक पे आया, एल्स ब्लॉक पे आके उसने फिर से लाइन इंटरप्रेट करी कि ठीक है अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है एल्स प्रिंट नॉट एलिजिबल, तो पाइथन इसको नॉट एलिजिबल प्रिंट कर देगा। इसी को अगर अपन कुछ और वैल्यू दे देते हैं जैसे 22 दे दी, एलिजिबल टू वोट हो गया। यानी कि यहाँ आपने पाइथन को खुद कैपेबिलिटी दे दी है कि पाइथन आप खुद डिसाइड करो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है और आपको किस लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना है। यहाँ आप डिसाइड नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब क्या होगा, आप सोच रहे होगे यार ये तो हम खुद ही पाइथन को बता रहे हैं ना कि कंडीशन तुम्हें ये करनी है करनी, इसमें पाइथन इंटेलिजेंटली क्या कर रहा है। अब मान लो यहीं पे 100-150 लाइन हो, ठीक है, 100 या 150 लाइन है, और उसको उसके अंदर कंडीशंस को डिसाइड करना है, यूजर को करना है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन को करना है। सारी कंडीशन एक एक करके चेक करेगा कि ठीक है यार ये नहीं, सेकंड पे आ रहा हूं मैं, ये नहीं ये नहीं ये नहीं। लेकिन क्योंकि पाइथन एक कोडिंग लैंग्वेज है वो सेकंड्स में, मिली सेकंड्स में उसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। जब सेट ऑफ कंडीशंस बढ़ जाती हैं तब कंडीशनल स्टेटमेंट का रोल उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी कि यूजर बस एक बार कंडीशन डिफाइन करेगा, फिर चाहे कितने ही सिनेरियोज हैं, 100 हैं 150 सिनेरियोज हैं जितने आपने डिफाइन करे, इवन 1000 सिनेरियोज हैं, आपको टेंशन नहीं लेनी है कि क्या डिसीजन लेना है, वो सब काम पाइथन का रह गया, ठीक है। तो यानी कि यूजर एक बार कोड लिखता है, अब पाइथन उसको इनफाइनाइट टाइम्स एग्जीक्यूट कर सकता है बेस्ड ऑन द कंडीशन दैट यूजर इज प्रोवाइडिंग, ठीक है। जैसे जैसे उसकी सिचुएशन सिनेरियोस चेंज होंगे वो अलग अलग डिसीजन मेड कर लेगा अपने आप। तो कंडीशन स्टेटमेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा रोल प्ले कर देती है। अब जैसे कि ये सेम एग्जांपल है, आप इसको एज की जगह स्कोर ले लोगे, वही बात आ जाएगी, है ना। बस आपको मैसेज चेंज करना है, ठीक है। अगर अपन यहाँ ले लेते हैं पास और यहाँ कर देते हैं फेल, है ना। और आपको पता है डबल कोट्स के अंदर अपन जो भी चीज लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट होती है प्रिंट के अंदर। तो अभी अपना स्कोर 22 है, अपन ने कंडीशन लगाई कि ठीक है अगर 33 से स्कोर बड़ा है या 33 के बराबर है तो स्टूडेंट पास होगा, नहीं तो स्टूडेंट फेल होगा। तो पाइथन क्या करेगा, पाइथन ने बता दिया कि स्टूडेंट फेल है क्योंकि उसका स्कोर 22 है। इसी को आप 56 कर दोगे, ये स्कोर बता देगा कि जो आपके स्टूडेंट है वो पास हो गया, ठीक है। यहाँ एज रह गया था, इसको चेंज करना पड़ेगा स्कोर में, ठीक है। तो वो पास आ गया। तो ये था अपना कि अगर इफ एल्स ब्लॉक वाले हो गया, ठीक है। तो एल्स ब्लॉक एंश्योर्स योर कोड ऑलवेज रन समथिंग इवन व्हेन द मेन कंडीशन इजंट मेट, ठीक है। जो मैं बोल रहा था कि एज एक बाय डिफॉल्ट ब्लॉक समझ लो कि अगर सारी कंडीशन फेल हो जाती हैं तो बाय डिफॉल्ट आप ये प्रिंट कर दो, ठीक है। अब क्या कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया एल्स, हमें एल्स के अंदर अपने को एक दूसरी बात और नोट करना, इफ के बाद अपन ने एक कंडीशन डिफाइन करी थी कि स्कोर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, लेकिन एल्स में हमने कोई कंडीशन डिफाइन नहीं करी,
क्यों? एल्स एक डिफॉल्ट ब्लॉक है। डिफॉल्ट यानी अगर सब कुछ फेल हो जाता है, सारी कंडीशंस फेल हो जाती हैं, तो बाय डिफॉल्ट आपको ये काम करना है। ठीक है, जैसे कि आप कहीं घूमने जा रहे हो, कहीं बाहर गए, और क्या कहते हैं, आपके वहां पे रिलेटिव्स भी रहते हैं उस शहर में, ठीक है। तो अब आपके घर वालों ने क्या बोला था, ठीक है बेटा, अगर आपको कहीं पे होटल नहीं मिलता है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ थे, ठीक है, जो अपन बोलते हैं कि वर्स्ट केस सिनेरियो हो गया, कि अगर कुछ नहीं चल रहा तो ये काम कर लो। तो आप गए वहां पे, आपको कोई होटल नहीं मिला, कोई लॉज नहीं मिला, ठीक है, आप घूम रहे हो कि यार अब कहाँ रुकेंगे, है ना। तो आप क्या बोलते हो, तो आपके पेरेंट्स ने बोल के भेजा है आपको, ठीक है बेटा, अगर कोई भी ना रुके ना, तो तुम्हारे वहां पे फूफा जी रहते हैं या चाचा रहते हैं, तुम उनके घर चले जाना। यानी वो डिफॉल्ट ऑप्शन हो गया, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, तो यानी कि अगर एक ऐसा ऑप्शन कि अगर सारी फेल हो जाती हैं, तो बाय डिफॉल्ट इन द वर्स्ट केस सिनेरियो आपको क्या काम करना है, आपको ये काम करना है। ठीक है, तो वो एल्स डिफाइन करता है, यानी कि एल्स खुद में खुद अपने आप लेके चलता है। अगर इससे ऊपर की सारी कंडीशन फेल है तभी मैं एग्जीक्यूट करूंगा, वरना मैं एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, इसलिए एल्स को कोई कंडीशन की जरूरत नहीं होती। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब ये आ गया एलिफ। एलिफ यानी एल्स का ईएल, इफ का इफ, है ना। मैंने बोला था हर चीज को ब्रेक करना, तो अब एलिफ को ब्रेक करोगे तो ये बन गया एल्स इफ। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि कब काम आता है, है ना। इट इज यूज्ड व्हेन यू हैव मल्टीपल कंडीशंस टू चेक। अभी अपन ने देखा कि अपने पास सिर्फ दो चीजें थी, कि अगर मेरी कंडीशन ट्रू होती है तो ठीक है, ये करना है मेरे को, नहीं तो अगर फेल होती है तो मुझे को बाय डिफॉल्ट एक्शन एग्जीक्यूट करना है, जो कि अपना एल्स ब्लॉक कर रहा था। अब एल्स इफ लगा दिया, इफ के लगते ही यानी कि वहां पे आपको कोई ना कोई कंडीशन डिफाइन करनी पड़ेगी। सिंटेक्स में अगर आप देखो तो सिंटेक्स में आपने बोला पहली कंडीशन, उसके बाद स्टेटमेंट्स यानी कि ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स आ गई, ठीक है। उसके बाद एल इफ यानी कि एल्स इफ, यानी कि अगर पहली कंडीशन फेल होती है, एल्स ब्लॉक पे आओ और चेक करो ये वाली इफ कंडीशन, कि क्या, जैसे कि अगर मैं इधर एग्जांपल में देखूं, मार्क्स 85 है आपके, ठीक है, आपने देखा मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90, अगर ऐसा है प्रिंट करो ए। एल्स इफ, ठीक है, यानी कि अगर ऐसा नहीं है तो चेक करो ये वाली कंडीशन कि क्या मार्क्स 75 के ऊपर है, आप करोगे प्रिंट बी। और अगर सारी कंडीशन फेल हो जाती हैं, यानी कि ना मार्क्स 90 के ऊपर है ना मार्क्स 75 के ऊपर है, तो यहाँ पे ना लॉजिकल थिंकिंग करो, आप खुद देखो, अगर 90 के ऊपर नहीं है, 75 के ऊपर नहीं है, तो यानी कि 75 के नीचे होंगे। तो 75 के नीचे वालों को उसने बोल दिया कि ठीक है, उन सबको ना तुम सी ग्रेड दे दो, एक काम करो, यानी कि बाय डिफॉल्ट एक्शन ये यूज कर लो। अगर आपके ऊपर की सभी कंडीशंस फेल हो जाती हैं, ना ये ट्रू है ना ये ट्रू है, तो फिर सबसे लास्ट में आपको वर्स्ट केस सिनेरियो में ये वाला एक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, किसी को कोई डाउट आए या समझना है तो बता देना, ठीक है। तो उसमें ना आप अगर थोड़ा इंटरेक्टिव रहोगे तो आपके समझ में भी ज्यादा आएगा। तो ये एलिफ जो है, यानी कि ये एल्स का और इफ का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, पहली कंडीशन के फेल होते ही एल्स बोलेगा कि ये वाली कंडीशन चेक करो जो इफ ने डिफाइन की है, अगर वो ट्रू होती है तो इसको एग्जीक्यूट करो, वरना आप डिफॉल्ट एक्शन पे चले जाओ। अब इसको अगर हम एग्जांपल के उसमें देखें, जैसे कि अपने ये था स्कोर 56 था, ठीक है। तो अभी अपन क्या करते हैं ना, स्कोर ये कर लिया, इसके बाद अपन इधर डिफाइन कर देते हैं, ग्रेड ले लेते हैं, चलो। ग्रेड एक वेरिएबल ले लिया, जिसमें अपन ने बोला कि अगर ये है तो इसको दे दो डी ग्रेड, है ना। एक सेकेंड, 90 लेते हैं, अगर है तो इसको दे दिया हमने ए ग्रेड, प्रिंट हटा देते हैं अभी। इसके बाद अपन ने बोला कि ठीक है, अब देखो मैंने क्या करा, अगर मैं ग्रेड ए के बाद एंटर कर रहा हूं ना, तो ये सेम आइडेंटिशन में आ रहा है, सेम लाइन में आ रहा है, यानी कि इसकी आइडेंटिशन सेम है, यानी हम इफ कंडीशन से बाहर नहीं आए हैं अभी। तो यानी कि इफ कंसिडर करेगा सारी लाइंस को एक ब्लॉक ऑफ कोड, जितनी आप सेम आइडेंटिशन में लिखोगे। मैंने बैक स्पेस किया, मैं इस वाली इफ कंडीशन के बाहर आ गया। ये होता है स्कोप, कि इफ का काम कहां से कहां तक है, यानी इसका जो राज है यानी रूल है वो कहां से कहां तक है, इसका एम्पायर कहां से कहां तक है। इसका एम्पायर जितने इस आइडेंटिशन में नीचे लाइन आएंगी वो सारी इसके एम्पायर के अंडर में आएंगी। ठीक है, यानी इसके स्कोप के अंदर में आएंगी। जैसी आइडेंटिशन से बाहर हुए, इफ की शक्तियां यहाँ पर खत्म हो गई एक तरीके से, यानी इफ का कंट्रोल यहाँ पे खत्म। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे अपन एलिफ। ठीक है, अब एलिफ लिखा तो इसके बाद अपन को एक कंडीशन डिफाइन करनी पड़ेगी, कि ठीक है, अगर स्कोर
ग्रेटर देन इक्वल टू 75 है, तो ये सॉरी यहाँ पे वो लगाना पड़ेगा कोलन। कोलन लगाते ही उसको पता लग गया। अब यहाँ ना एलिफ का एम्पायर चल रहा है, यानी एलिफ का एरिया चल रहा है। ठीक है, एलिफ का स्कोप चल रहा है। तो अब क्या आप करोगे, आप बोल दोगे ठीक है भाई, ग्रेड में ना एक काम करो, तुम वैल्यू स्टोर कर लो कि उसका ग्रेड बी है। ठीक, एल्स अपन बोलेंगे कि उसका ग्रेड सी है। ये चीज अपन ने प्रोग्राम को बोली। अभी अपन ने देखो स्कोर क्या दिया है, 56 दिया है। ठीक है, यानी कि पहली कंडीशन पे पाइथन इंटरप्रेट करेगा, चेक करेगा क्या 56 90 से बड़ा या 90 के बराबर है, नहीं है, यानी कि ये कंडीशन फेल हो जाएगी। ग्रेड इक्वल टू ए असाइन नहीं हो पाएगा। ग्रेड एक वेरिएबल है जिसके अंदर हम एक वैल्यू स्टोर कर रहे हैं ए बी सी की। ठीक है, फिर वो एल्स इफ वाली कंडीशन पे आया, उसने देखा क्या स्कोर ग्रेटर है 75 से या बराबर है 75 के, ये भी फेल हो जाएगी। फिर आएगा वो ग्रेड एल्स वाली कंडीशन पे, जो वर्स्ट केस वाली कंडीशन की, अगर सब फेल होती है तो इधर तो उसने एल्स के देखा कि ठीक है भाई, एक काम करो, अगर 75 से नीचे जितने बच्चे हैं ना उन सबको ग्रेड सी दे दो। अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें, अब हाँ, प्रिंट करना होगा। एक चीज और ध्यान दो आप, आपने ग्रेड में वैल्यू स्टोर कर ली, लेकिन आउटपुट के लिए हमेशा अपन को कुछ ना कुछ प्रिंट करना होता है। तो अपन आउटपुट क्या करेंगे, प्रिंट ग्रेड, जो डबल कोट्स के अंदर रहेगा वो एज इट इज प्रिंट होता है, मैंने आप सबसे बताया था अभी। ठीक है, तो यानी कि ये अपना एज इट इज रहने वाला है। इसके बाद ना अपन कोमा लगाएंगे, कोमा लगा के अपन वो वेरिएबल का नाम लिख देंगे जो अपन को प्रिंट कराना है, जिसके अंदर वैल्यू है। जब आपने इसको एग्जीक्यूट किया, देखो उसने बोल दिया कि ग्रेड सी है। ठीक है, इसको आउटपुट की फॉर्मेटिंग कह देते हैं, प्रिंट फॉर्मेटिंग। मतलब डबल, आप अपना आउटपुट कैसे चाहते हो। ठीक है, जो भी आप डबल कोट्स के अंदर लिखोगे वो एज इट इज प्रिंट होता है। और वेरिएबल आपको बिना डबल कोट्स के लिखना होता है, उसके लिए आपको सिंपल ऐसे लिखना है। लेकिन अगर आप ये लिखोगे ना, जैसे मैंने आउटपुट के अंदर डबल कोट्स नहीं लगाए, तो सिर्फ सी आएगा। तो एक यूजर को रिप्रेजेंटेबल आउटपुट देने के लिए, यूजर भी समझ पाए आखिर ये सी क्या है, कोई नहीं समझ पाएगा अगर आप उसे खाली सी आउटपुट दोगे। यार सी तो कैरेक्टर भी हो सकता है ना, अल्फाबेट है, इसका कुछ पता नहीं है ग्रेड है क्या है। तो लोग एक आउटपुट को यूजर, ताकि उसे अच्छे से इंटरप्रेट कर पाए, उसको हम ना फॉर्मेटिंग में लिख देते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे ग्रेड लिखा था, और उसके बाद आप इक्वल टू लगा लो, कुछ भी लगा लो, तो उसके बाद जो भी प्रिंट होगा वो सबको पता लग जाएगा, ठीक है ग्रेड सी, यानी कि उसका जो ग्रेड आया था वो सी आया था। यहीं अगर अपन इस वैल्यू को 91 कर देते हैं, आप देखोगे तो इसका ग्रेड ए हो गया। यानी कि पाइथन खुद में खुद डिसाइड कर रहा है कि मेरे को क्या कंडीशन देख के क्या ग्रेड असाइन करना है ग्रेड वेरिएबल को, और फिर वो उसको प्रिंट कराएगा। ठीक है, तो ये हो गया एलिफ का काम, कि अगर पहली कंडीशन ट्रू होती है तो ठीक है, नहीं तो भाई दूसरी कंडीशन चेक करो। कब यूज करना है, जब मल्टीपल कंडीशन हो। यहाँ पे अपन और भी कंडीशन लगा सकते थे कि अगर मार्क्स 60 या 60 से ज्यादा है, तो उसके लिए आप क्या कहते हैं, वो यूज करो, मतलब सी यूज करो, और बाकी सबके लिए ग्रेड डी यूज करो। और मैं ना आपको एक चीज और बताता हूँ, अगर आपने ध्यान दिया हो, मैंने ऊपर इसमें लिखा था 90, फिर लिखा था 75। अगर मैं 75 ऊपर लिख देता, समझ रहे हो, मैंने बोला था पाइथन लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करता है, ये याद रखना। तो हर चीज पाइथन डिसाइड करेगा वो ठीक है, लेकिन एक आती है लॉजिकल रीजनिंग। आपको लॉजिकल एरर आ सकते हैं आउटपुट में, अगर आप लॉजिकल रीजनिंग अच्छे से नहीं देखोगे, या मतलब अच्छे से नहीं कर पाओगे, तो कैसे होगा, आप खुद सोचो। मैंने बोला पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। पाइथन पहली लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा, पहली को पढ़ेगा, समझ जाएगा उसका मीनिंग क्या है। फिर दूसरी लाइन को पढ़ेगा, उसका मीनिंग समझ जाएगा इसका मीनिंग क्या है। फिर तीसरी लाइन को पढ़ेगा, उसका समझ जाएगा, यानी लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करता है। अब मैंने आपसे एक चीज बोली, इफ कंडीशन तभी एग्जीक्यूट होगी जब ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर ये ट्रू है तो ये बाकी सब इग्नोर हो जाएंगी। एल इफ एल्स कुछ प्रिंट नहीं होगा, जैसे आपने देखा ग्रेड ए में, है ना। यानी कि अगर पहली कंडीशन ट्रू हो गई, तो बस ये जो ग्रेड ए वाली लाइन है ना, यहाँ पे आके आपका प्रोग्राम खत्म, पाइथन नीचे का कुछ नहीं देखेगा। कंट्रोल स्टेटमेंट्स का यही कंट्रोल है कि वो बाकी सब लाइंस ऑफ कोड को इग्नोर कर देगा जो इस इफ के कंटिन्यूएशन में आ रही हैं, और मतलब इन्हें पढ़ेगा ही नहीं। फिर ये एल्स इफ को इग्नोर कर देगा, एल्स को इग्नोर कर देगा, फिर ये सीधा किसे इंटरप्रेट करेगा, प्रिंट ग्रेड, ये वाली जो लाइन है लास्ट वाली। ठीक है,
यानी कि पहली कंडीशन मैट होते ही पाइथन इस कंट्रोल फ्लो से बाहर आया, बाहर आके पाइथन ने बोला प्रिंट कर दो ग्रेड। अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती पहली वाली, तो पाइथन सेकंड लाइन पे जाता, इसको इंटरप्रेट करता, जैसे ये ट्रू होती ना तो फिर ये डिफॉल्ट वाली को नहीं जाता पाइथन, पाइथन इधर से बाहर आ जाता कंट्रोल फ्लोर से, और ये लास्ट वाली लाइन प्रिंट कर देता। अब जो अपन ने 56 वाला एग्जांपल देखा था अभी, उसमें क्या हो रहा था, पहली कंडीशन फॉल्स थी तो पाइथन ने बोला नहीं मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा, एल्स इफ पे गया अभी भी नहीं मिला, एल्स पे गया उसने क्या कहते हैं डिफॉल्ट कंडीशन ली, वो प्रिंट करा दी, यानी फिर पाइथन ने सारी लाइन को देखा, फिर कंट्रोल फ्लो से बाहर आया। यानी स्टेटमेंट ट्रू होते ही पाइथन उस कंट्रोल फ्लो से बाहर आ जाएगा, जैसी वो स्टेटमेंट ट्रू होगी उस स्टेटमेंट के अंदर जितनी लाइन ऑफ कोड है उसको एग्जीक्यूट करेगा और बाहर आ जाएगा। अब यहाँ लॉजिकल रीजनिंग में जो बता रहा था, अब वो इसी से रिलेटेड है। जैसे कि मैंने बोला स्कोर है 91, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग ग्रेड आना चाहिए उसका, क्या कहते हैं, एक सेकंड इसे मैं बी कर देता हूँ क्योंकि 75 से ऊपर बी था और 90 से ऊपर अपना ए था। अब अगर 75 से अपना ग्रेटर था क्या कहते हैं स्कोर, आपने जैसे अभी थोड़ी देर पहले देखा था, तो इसके हिसाब से इसको ग्रेड कराना चाहिए बी प्रिंट, ठीक है। और अगर 90 से ऊपर है तो ए प्रिंट कराना चाहिए, जो अपन पहले देख रहे थे। लेकिन अपना देखो ये स्कोर है 91, यानी कि ये 91 90 से बड़ा है, ठीक है। तो यानी कि आपके हिसाब से ग्रेड आना चाहिए ए, ठीक। लेकिन अगर अभी देखो अभी पाइथन इसका आंसर क्या देगा, पाइथन ने इसका आंसर दिया बी। अब आप बोलोगे यार वैल्यू मैंने 91 के ऊपर दी है, ठीक है, 90 के ऊपर दी है, कंडीशन मेरी 90 पे मैट है, लेकिन ये 75 वाली के रिजल्ट को क्यों प्रिंट कर रहा है। अब आप अगर खुद सोचो, पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, हमेशा से बोलता आ रहा हूं मैं। पाइथन ने पहली लाइन पढ़ी, ठीक है, स्कोर की वैल्यू होगी 91। पाइथन ने दूसरी लाइन पढ़ी, इफ स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 75, तो आपको ग्रेड को बी बताना है। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो पाइथन नीचे वाली लाइन को पढ़ेगा ही नहीं, कंट्रोल फ्लो से बाहर आ जाएगा ग्रेड को वैल्यू बी असाइन करके, और ये लाइन प्रिंट कर देगा। और आप अगर देखो 91, क्या 91 ग्रेटर देन इक्वल टू 75 है? जी हाँ, 91 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75। तो पाइथन ने बोला कि भाई ये कंडीशन तो ट्रू है, तो उसने ग्रेड बी प्रिंट कर दिया, ठीक है। ये हो गई आपकी लॉजिकल रीजनिंग, आप किस तरीके से थिंक कर रहे हो। आपको सब वो कंडीशंस देखनी होंगी। पाइथन ये समझ लो एक बच्चा है जिसे आप सिखा रहे हो कि भाई तेरे को ऐसे ऐसे चलना है, तेरे को ऐसे ऐसे काम करना है, पाइथन बिल्कुल सही काम करेगा। लेकिन अगर उसके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को तुम थोड़ा ऊपर नीचे कर दोगे ना, तो पाइथन गलत काम नहीं कर रहा है, पाइथन वही काम करेगा जो आपने डिफाइन किया। वहां पे क्या हो गया, वहां यूजर की लॉजिकल रीजनिंग में गलती होती है, इसे अपन बोलते हैं लॉजिकल एरर्स। कुछ होते हैं सिंटेक्स एरर्स, जैसे कि अगर मैं प्रिंट का टी हटा दूं, है ना, और फिर इसको एग्जीक्यूट करूं, एरर आ गया, ये सिंटेक्स एरर हो गए। इसी तरीके से होते हैं लॉजिकल एरर्स। लॉजिकल एरर्स यानी कि आपका कोड सही है, आपका लॉजिक सही है, हर चीज सही है, लेकिन आउटपुट वो नहीं आ रहा जो आप चाह रहे थे। तो इसमें क्या होता है, यानी आपने कहीं लॉजिकल गलती कर दी है, पाइथन की गलती नहीं है इसमें, आपने गलती कर दी है। और अगर प्रिंट का टी हटा देते हैं तो यानी कि पाइथन समझ जाएगी भाई ये मेरे को समझ में नहीं आता कि प्रिंट क्या है, मेरे को प्रिंट समझ में आता है, प्रिंट समझ में नहीं आता, ठीक है। वो सिंटेक्स एरर हो गए। इसी तरीके से ये लॉजिकल एरर जो है ये बहुत कॉमन हो जाते हैं जब आप कोड लिखते हो बहुत सारा, एक लाइन आपने ऊपर नीचे करी, आपका डिजायर्ड आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि कंडीशन ट्रू होते ही पाइथन उस लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते कंट्रोल फ्लो के बाहर आ जाएगा और फिर एग्जीक्यूट करेगा। इसलिए अगर आप 75 ऊपर दे दोगे, 90 नीचे दे दोगे, तो आप पाइथन से एक्सपेक्ट मत करना कि अगर वैल्यू 90 के ऊपर होगी तो वो ग्रेड ए देगा। वो पहली कंडीशन पढ़ेगा, वो लाइन बाय लाइन पढ़ रहा है, वो सबको पढ़ के एनालाइज नहीं कर रहा, ठीक है। इसलिए हम पाइथन को इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, किसी को कोई चीज समझना है तो वो पूछ सकता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अभी, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स, ठीक है। अभी अपन ने तीन स्टेटमेंट देख चुके हैं, एक इफ, दूसरी अपन ने देखी इफ एल्स, तीसरी अपन ने देखी एलिफ वाली। अब आगे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, नेस्टेड यानी एक के अंदर एक, ठीक है। ये वाली जो स्टेटमेंट होती है, यानी कि एक स्टेटमेंट के अंदर एक और स्टेटमेंट, यानी मल्टीपल कंडीशंस विद इन अ सेम स्कोप वाली सीन। स्कोप में वो आपको वर्ड बता रहा हूँ, स्कोप आप सिंपल सा वो लेके चलो कि उसका एम्पायर कहाँ से कहाँ तक है, उसका एरिया कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। जैसे इंडिया की बाउंड्री लाइन है, ऐसी इफ की खुद की बाउंड्री लाइन है, इफ की बाउंड्री लाइन उसके स्कोप के अंदर तक ही है, उसके बाहर इफ कुछ नहीं कर सकता।
तो अब अभी इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। एन इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट यूज्ड व्हेन अ डिसीजन डिपेंड्स ऑन अनदर डिसीजन। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया हो तो सिंपल भाषा में समझाता हूँ। जैसे कि आप सीधा ना एग्जांपल देखो, सिंटेक्स अभी बाद में देखेंगे, सीधा एग्जांपल देखो। एज 22, नेशनैलिटी इंडियन, हमने दो चीजें डिफाइन कर रखी हैं। हमें पाइथन को बोलना है यार पाइथन इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ठीक है, और उससे बोल रहे हैं कि एक कंडीशन और चेक करो, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आप अपना स्कोप, ये देखना ये पाइथन के स्कोप में क्योंकि आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है, तो यानी कि ये अलग स्टेटमेंट नहीं है, ये इफ का कंटिन्यूएशन हो गया यहाँ। तो पाइथन ने ये लाइन पढ़ी कि हाँ भाई एज तो 20 है, ग्रेटर देन 18 है, तो उसको आपने बोला कि अब इस आइडेंटिफिकेशन में जो भी लाइन आई है आपको एग्जीक्यूट करनी है। पाइथन आया, पाइथन ने पढ़ा अरे यहाँ तो एक और इफ स्टेटमेंट है, उसने देखा इफ नेशनलिटी इज डबल इक्वल टू कंपेयर करने का काम आता है कि सेम है कि नहीं। इज इंडियन, अगर आप यहाँ स्मॉल आई बना दोगे ना और यहाँ कैपिटल आई होगा तो वो रन नहीं करेगा, केस सेंसिटिव होती है याद रखना। तो इज इंडियन, तो आप प्रिंट करना एलिजिबल टू वोट इन इंडिया। अब ये जो प्रिंट वाला ये जो स्टेटमेंट है ना, ये इफ के इसके अंदर में तो है, लेकिन ये इफ इस वाले इफ के अंदर क्या स्कोप है, मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, अभी बताता हूँ मैं, है ना, रुको। तो यानी कि ये एक हिंट ले लो बस, कोड टू एग्जीक्यूट इफ बोथ कंडीशन 1 एंड कंडीशन आर ट्रू। कोड तभी एग्जीक्यूट होगा जब पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट ट्रू होगी, वरना कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। एग्जाम्पल से देखो। अभी अपन ने बोला कि अगर एज, मान लीजिए उस एग्जांपल में 22 ले रखी है, और इसने अपन ने अब बोला पाइथन को, पाइथन देखो अगर एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है ना, अगर इसके बराबर है तो यानी कि अब जो स्टेटमेंट आएंगी वो आपको एग्जीक्यूट करनी है। तो अब उसके बाद अपन ने एक चीज बोला, हाँ देखो यहाँ पे क्या करेगा। चलो अभी इंडियन प्रिंट करा लेते हैं ना, वैसे तो कुछ भी प्रिंट करा सकते हो आप, सिंप्लिसिटी के लिए इंडियन लिखते हैं, तो यानी कि वो इंडियन प्रिंट करेगा अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है। अब हम पाइथन से क्या बोल रहे हैं, पाइथन इसके बाद ना एक और कंडीशन चेक करना कि आपका जो वो मतलब सिटीजन है, ठीक है, इज डबल इक्वल टू इंडियन। अभी यहाँ अपन सिटीजन वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर लेते हैं। आप यूजर से भी ले सकते हो। मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, आपने टाइप कास्टिंग पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, बिना टाइप कास्टिंग के काम नहीं होता अगर कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करते हो। ये तो अभी अपन हार्ड कोडेड इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, अभी अपन यूजर से इनपुट लेंगे। तो अपन क्या करने वाले हैं, सिटीजन, इसकी वैल्यू अपन ने असाइन कर दी इंडियन, ठीक है। अब मैं एक चीज आपको बताऊं, देखो यहाँ ना आइडेंटिफिकेशन का जो खेल मैं आपको बताता था हमेशा, अगर आप ये देखो इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ठीक है, यानी कि अब यहाँ से क्या शुरू हो गया, ये वाली जितनी आइडेंटिफिकेशन होगी ये सब इस वाले इफ का एम्पायर शुरू हो गया, यानी इस वाले इफ का एरिया जिसे आप स्कोप बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, वो शुरू हो गया। इसके अंदर आया ट्रू होते ही इसने कंडीशन चेक करी, इफ सिटीजन इज इंडियन, ठीक है, अगर ये ट्रू होता है, ये कंडीशन ट्रू होती है, तो आपको इसके बाद जो मैं लाइन लिखूंगा वो एग्जीक्यूट करनी है। जैसे कि मैं यहां लिख देता हूं प्रिंट एलिजिबल इन इंडिया, ठीक है। अब इसका आउटपुट अभी ना इसको कमेंट कर देते हैं, इस वाली लाइन को। कमेंट का मैंने बताया था, कमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करता पाइथन, कमेंट से पहले वाली लाइनों को ही एग्जीक्यूट करता है, कमेंट को वो इग्नोर कर देता है। अब आप सिंपल एग्जांपल देखो, एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, इफ सिटीजन इज इंडियन देन प्रिंट एलिजिबल इन इंडिया, ठीक है, यानी एलिजिबल टू वोट इन इंडिया कुछ भी लिख दो आप। एज है अपनी 22, यानी इस कंडीशन के हिसाब से उसे प्रिंट करना है कि एलिजिबल इन इंडिया, ठीक है। ठीक है भाई, उसने प्रिंट कर दिया। अब यानी कि उसने दोनों कंडीशंस चेक करी, ठीक है। और अगर अपन इस इंडियन को यहां से हटा दें, ठीक है, यहां लिख दो आप कुछ भी, यूएस से लिख दो, है ना। अब क्या होगा, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए पाइथन को, खुद लॉजिकली सोचो। कंडीशन ट्रू है, हाँ जी ट्रू है, कुछ 18 जो नहीं है, पाइथन। हाँ कुछ, हाँ वेरी गुड, कुछ नहीं करेगा पाइथन, क्यों, इसके बाद अपन ने कुछ डिफाइन ही नहीं किया, यहाँ स्कोप खत्म हो गया, ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो कुछ प्रिंट नहीं करेगा। बिल्कुल सही आंसर था, है ना।
अब अगर आप ये वाली जो मैंने प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है, अब क्या प्रिंट करेगा पाइथन? जो भी आंसर आ रहा हो दिमाग में एक बार सोच के बताओ। देखो, हमेशा ना अगर आपको एक प्रोग्राम का आउटपुट पता करना है बिना रन करे, मैंने बोला हर चीज को ब्रेक करो। कंडीशन ट्रू है, 22, ठीक है ट्रू है, यानी कि वो इस वाले इफ के अंदर आया। अब ये वाली कंडीशन चेक करेगा, इंडियन है, यूएसए है, यानी कि इसके स्टेटमेंट के बाद वो कुछ प्रिंट नहीं करने वाला, जैसे कि अभी आंसर दिया था। ठीक है, अब क्या होगा, ये वाला जो स्कोप है ना, जो आप ये आइडेंटिफिकेशन देख रहे हो, ये अंदर वाले इफ का है। ये जो अपन ने प्रिंट करा है ना, ये प्रिंट सिटीजन, ये बाहर वाले इफ का है। आइडेंटिफिकेशन का खेल है सारा यहाँ। स्कोप इसलिए बहुत काम आता है, अगर आप समझ जाओगे ना स्कोप कहाँ से किसका कहाँ तक है, तो आपको पता लग जाएगा कि आउटपुट में क्या आने वाला है। यानी कि ये वाली इफ कंडीशन ट्रू नहीं है, तो यानी इसके अंदर आएगा ही नहीं वो। अब इसी के कंटिन्यूएशन में जो ये इफ था, ये अपनी आइडेंटिफिकेशन में जितनी लाइन ऑफ कोड्स है ना, सबको एग्जीक्यूट करता है। इसने पहले इफ पढ़ी, ये इफ खराब थी तो ये इधर आ गया, यानी वो फॉल्स थी तो ये बाहर वाले इस लाइन पे आ गया कंटिन्यूएशन में। प्रिंट सिटीजन, सिटीजन की वैल्यू टाइम क्या है, यूएसए, यानी अपना आंसर यूएसए आना चाहिए। समझे? स्कोप को मैं बार बार कह रहा हूँ, स्कोप को ध्यान से समझने की कोशिश करना। स्कोप ये आइडेंटिफिकेशन से डिफाइन होता है। ये इस लाइन में जितनी लाइन आएंगी ना, इसके बाद में एक और लाइन लिख देता हूँ, जैसे कि प्रिंट लिख दिया मैंने, ठीक है, वेलकम लिख दिया। अब इसको एग्जीक्यूट करूंगा, वेलकम भी आएगा। क्यों? ये बाहर वाली कंडीशन ट्रू थी, इस ट्रू होने के बाद ये जो इफ स्टेटमेंट है ना, ये इसके आइडेंटिफिकेशन में आ रही है सारी लाइन। ये देखो, इफ के बाद प्रिंट, प्रिंट के बाद दूसरा प्रिंट, है ना? ये जो प्रिंट है ये अंदर वाले इफ का है। तो यही स्कोप होता है, यही स्कोप होगा जो अपन को डिसाइड करेगा कि किसका एरिया कहाँ से कहाँ तक है, किसका एम्पायर कहाँ से कहाँ तक है। यानी बाहर वाले पाइथन की जो सुपर पावर्स है ना, वो इन सभी लाइनों पे वैलिड होंगी। इफ वाले की जो ये अंदर वाला इफ है, क्योंकि ये सेम आइडेंटिफिकेशन में है, तो ये वाला इफ जो लास्ट की दो प्रिंट वाली लाइन है, इन पर कोई इफेक्ट नहीं डाल सकता, उसकी पावर यहाँ है ही नहीं। इफ की पावर अपने आइडेंटिफिकेशन में होगी, यानी कि इसके अंदर एक और प्रिंट लिख दोगे ना, तो यानी कि ये उसको भी एग्जीक्यूट करेगा कंडीशन मेट होने पे। जैसे ये हेलो लिख दिया है ना, और अगर अपन यहाँ यूएस से कर देते हैं, ठीक है, अब देखो, चार आउटपुट आएंगे, चार बार प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। क्यों? पहली कंडीशन ये ट्रू होगी, क्या सिटीजन यूएसए का है, वो ट्रू हो गई, तो उसने ये प्रिंट कर दिया, फिर ये प्रिंट कर दिया, एलिजिबल इन यूएसए लिख दो, है ना? अब क्या होगा, इस वाले इफ के कंट्रोल से बाहर आ गया, ठीक है, अपना कोड का एग्जीक्यूशन। यानी पाइथन ने ये लाइन पढ़ी, फिर ये लाइन पढ़ी, उसके बाद ये पढ़ी, सब चीज ट्रू होती जा रही, तो पाइथन सब पढ़ता चला जाएगा। अब इस वाले इफ के बाहर आ गया पाइथन, क्यों? इसका स्कोप यहाँ पे खत्म, इसके बाद कोई लाइन नहीं है। कंटिन्यूएशन क्या चल रहा था, बाहर वाले इफ का, ठीक है। तो यानी वो फिर प्रिंट स्टेटमेंट पढ़ेगा और फिर वेलकम पढ़ेगा। अगर आप इसका आउटपुट देखो तो ये आया, हेलो एलिजिबल इन यूएसए, यानी पहली प्रिंट, दूसरी प्रिंट, उसके बाद बाहर वाले पाइथन के स्कोप की चीजों को एग्जीक्यूट करा, ठीक है। और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती तो पाइथन कुछ प्रिंट नहीं करेगा। जैसे 17 बोल दिया मैंने, कोई आउटपुट नहीं आया। क्यों? पाइथ इसने देखा इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तभी आपको इसके स्कोप के अंदर वाली चीजों को देखना है, अगर नहीं तो आप इसके बाहर आ जाओ। यानी कि अगर आपको रिजल्ट दिखाऊं, तो अगर इसका एल्स ब्लॉक लिख दें, डिफॉल्ट लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो अब अगर आप इसका देखो तो डिफॉल्ट आंसर आ रहा है, यानी कि ये कंडीशन पढ़ते ही पाइथन ने देख लिया भाई ये कंडीशन ट्रू नहीं है, यानी इसके अंदर मुझे अब जाना ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, एल्स पे आ गया। उसने देखा क्यों, एल्स तो बाय डिफॉल्ट वाला है, अब उसने एल्स का डिफॉल्ट प्रिंट कर दिया। ठीक है, सिंपल सी बात है, कंडीशन ट्रू होगी तभी उसके अंदर आएगा स्कोप के। उसके बाद उसके अंदर देखेगा क्या, अच्छा ये वाली पहली लाइन पढ़ेगा, उसने देखा पहली तो इफ है, वो फिर एक इफ के अंदर आ गया। उसने फिर ये दोनों लाइनों को देखा, प्रिंट करी, अब इस वाली अंदर वाली इफ के बाहर आया, बाहर वाली इफ का स्कोप क्योंकि यहाँ चल रहा था, उसने प्रिंट करेगा जब ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होगी। अगर ऐसा नहीं है तो इन सबको इग्नोर कर देगा, आप कितनी लाइन लिख दो, ठीक है, वो एल्स वाले ब्लॉक पे आ जाएगा डायरेक्ट। तो ये थी पाइथन के स्कोप की पावर और नेस्टेड इफ की पावर, ठीक है।
नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखो ये कुछ ना ऑपरेटर्स हैं यूज टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस इन वन लाइन। ठीक, अभी ना मैं इसी एग्जांपल में दिखाने वाला हूं आपको जो लिखा था, ज्यादा एग्जांपल मॉडिफाई नहीं करते, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तीन ऑपरेटर हमेशा याद रखना, लॉजिकल ऑपरेटर्स कहते हैं इनको, आपने ऑपरेटर्स वाले सेक्शन में पढ़े होंगे। एंड और नॉट, ठीक है। एंड का मतलब हो गया कि ठीक है, जैसे कि एंड का मतलब अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी, आप किसी से बोल रहे हो कि यू एंड यू, ठीक है, कम टू द प्रिंसिपल ऑफिस, तो यानी आप दोनों को बोल रहे हो कि तुम दोनों आओ। ठीक है, अगर वहां पे आप बोल रहे हो कि पर्सन वन और पर्सन टू, एनी वन ऑफ देम कम टू द प्रिंसिपल ऑफिस, यानी कि उन दोनों में से कोई एक आओ, यानी एक ट्रू होना चाहिए। हर चीज को आप ट्रांसलेट करो, कोडिंग लैंग्वेज को टेक्निकली मत लो, ये अपनी डेली लैंग्वेज से ही क्या कहते हैं इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है। बस अंतर इतना है, इसको आप पर्टिकुलर सिंटेक्स में लिख रहे हो, जैसे आप इंग्लिश को पर्टिकुलर ग्रामर का यूज करके लिखते हो, ठीक है। हिंदी को आप पर्टिकुलर क्या कहते हैं, जो उसे देवनागरी लिपि कहते हैं, उसका यूज करके लिखते हो। हर एक लैंग्वेज की अपना खुद का सिंटेक्स है। पाइथन भी एक तरीके से कम्युनिकेशन की लैंग्वेज समझो, किसके बीच, एक ह्यूमन के और एक मशीन के बीच। ठीक, तो आपको वो लैंग्वेज सीखनी है, जैसे जर्मन होगी, जैपनीज होगी, अगर आप उन्हें सीखने बैठोगे ना तो आपको लगेगा पता नहीं यार, टफ है टफ है टफ है, लेकिन वो भी कम्युनिकेशन की एक लैंग्वेज है। पाइथन भी एक कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है, बस आपको वो मशीन से कम्युनिकेट करना सिखा देगी। इसी तरीके एंड का मतलब कि दोनों, जितने अपने पास ऑप्शन है वो ट्रू होने चाहिए। और का मतलब कोई भी एक। नोट का मतलब अपोजिट, ठीक है। आपसे बोल रहा है कोई मूवी स्ट्रेट, फिर वो आपसे कोई बोल दे कि प्लीज डोंट डू नॉट मूवी स्ट्रेट, ऐसे करके, ठीक है, जो भी हो जाती है, यानी उसका अपोजिट, रिवर्स। तीनों का मीनिंग यही है, और पाइथन भी तीनों को एक ही तरीके से समझता है। अब इसको ना एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। अब देखो अपन क्या कर रहे थे, अगर पहली कंडीशन ट्रू होती है तो अपन सेकंड कंडीशन के अंदर इसके इस एल मतलब स्कोप के अंदर आ रहे थे। फिर अपन ने ये वाली इफ देखी कि इफ क्या कहते हैं, सिटीजन इज डबल इक्वल टू यूएसए, देन प्रिंट ऑल दीज स्टेटमेंट्स। और क्या कहते हैं, हमेशा इसके बाद ये एल्स वाला ब्लॉक आएगा ही आएगा, ठीक है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम दो कंडीशंस को कंबाइन कर देते हैं, यानी कि एंड, ठीक। सिटीजन, ये वाली जो आपकी कंडीशन थी, सिटीजन इज इक्वल टू यूएसए, इसको कट कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये सब हटा दो। तो अब क्या होगा, अगर आप इसके हिसाब से देखें, ब्रेक करो हर चीज को, इसने ना दो कंडीशन कंबाइन कर दी। अगर एज ग्रेटर देन 18 हो और सिटीजन यूएसए का हो, यानी एंड सिटीजन इज इक्वल टू यूएसए, यानी अगर पहली कंडीशन ट्रू है तो इसके बाद पाइथन डायरेक्ट इन लाइनों को एग्जीक्यूट नहीं कर देगा। एंड ऑपरेटर की वजह से पाइथन इस वाली कंडीशन को भी चेक करेगा कि ठीक है क्या सेकंड कंडीशन भी ट्रू है। अगर है तो प्रिंट करो सिटीजन, और उसके बाद एक प्रिंट वेलकम डाल दो, वेलकम मैसेज डाल दो, ठीक है। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो आपको एल्स वाला ब्लॉक प्रिंट करना है। सिंपल इफ स्टेटमेंट जैसे अपन पहले यूज करते आ रहे थे। अब यहाँ आप वैल्यू डाल दो, 23 डाल दी, जैसे ही आप इसको रन करोगे ये आ गया यूएसए वेलकम, यानी कि पाइथन ने दोनों को चेक किया, क्या एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, हाँ जी है। एंड सिटीजन इज ग्रेटर देन यूएसए, जी हाँ यूएसए का सिटीजन है, तो उसने ये दोनों एग्जीक्यूट कर दी। एल्स डिफॉल्ट करता, यानी अगर आप यहाँ 17 डाल दो, डिफॉल्ट हो गया। अब आप एक चीज नोट करो, पहली कंडीशन फॉल्स है, दूसरी ट्रू है, पाइथन ने फिर भी एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया, ना कि अंदर गया, ठीक है। क्यों, अब ना एक टेक्निकल चीज बता रहा हूं, इसको याद रखना। हर फॉल्स स्टेटमेंट को जीरो से डिनोट करेंगे, मशीन लैंग्वेज में ना हर चीज 0 और 1 का कॉम्बिनेशन है, पहले लेक्चर में बताया था। कंडीशन अगर फॉल्स होगी, पाइथन उसकी वैल्यू ले लेता है 0, जो हमें नहीं दिखती है लेकिन बैकग्राउंड में होती है 0 मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। ट्रू होगी तो उसको ले लेता है 1। एंड ऑपरेटर हमेशा वैल्यूज को मल्टीप्लाई करता है, यानी कि आप 0 की मल्टीप्लीकेशन 1 से करोगे, आंसर हमेशा 0 आता है, ठीक है। तो यानी कि पहली कंडीशन का उसने 0 लिया, एंड को वो मल्टीप्लाई के ऑपरेटर के रूप में देखता है। सिटीजन को आपने यूएस से लिया, यानी कि वो ट्रू थी, यानी इधर से 0 वैल्यू आई, इधर से 1 वैल्यू आई, 0 × 1 किया, कंडीशन होगी 0, यानी ओवरऑल कंडीशन होगी फॉल्स। ओवरऑल कंडीशन फॉल्स होते ही पाइथन इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा,
नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाएगा। एलिफ होता तो एलिफ वाली को चेक करता, एल्स लिखा था डिफॉल्ट थी तो हमारा उसने डिफॉल्ट आंसर प्रिंट किया। इसी के उससे अगर आप देखो और लिख दिया मैंने, है ना, और ऑपरेटर पाइथन हमेशा प्लस कंसीडर करता है, यानी प्लस सिंबल। ठीक है। अगर आप इधर से देखो एज क्या है 17, ठीक, पहली कंडीशन फॉल्स, यानी कि पाइथन ने वैल्यू ले ली 0। सिटीजन इक्वल टू यूएसए, यानी कि दूसरी कंडीशन ट्रू, पाइथन ने वैल्यू ले ली 1। अब 0 + 1 ये अपन ने डिफाइन किया है, यानी कि 0 और यानी प्लस, सिटीजन डबल इक्वल टू, ये ट्रू हो रही है तो यानी 1। 0 + 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि ओवरऑल कंडीशन होगी ट्रू। तो पाइथन क्या प्रिंट करेगा, सिटीजन एंड वेलकम। समझ गए? सबसे इजी लॉजिक है समझने का ये, जब मैं कोडिंग सीख रहा था इसी तरीके से मैंने समझा था, और एंड का कॉम्बिनेशन। और हमेशा कंडीशंस को प्लस कर देगा। आप मल्टीपल कंडीशंस लिख दो, यहाँ एक और लगा दोगे ना, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या डाल दो यहाँ पे, इज ट्रू, नहीं रुको, यूएसए का सिटीजन है और सिटी डाल देते हैं न्यूयॉर्क। ठीक है। इसके साथ अगर आपने यहाँ पे ये डाल दिया ना, सिटी डबल इक्वल टू न्यूयॉर्क, अब देखो क्या होगा, 0 1 एंड 1। ठीक है, तो यानी कि इसका और इसका प्लस करेगा, पहले 0 1 का प्लस करे, रिजल्ट आया 1। फिर इस वाले 1 को इस वाले 1 के साथ प्लस करेगा तो वो 2 नहीं हो जाएगा। ठीक है, पाइथन 2 समझता ही नहीं है 2 क्या होता है। 1 + 1, यानी कि ये सिंबल्स है, बाइनरी सिंबल्स कहते हैं इनको। 1 + 1 1। ठीक है, सिंपल। 0 + 0 0, 0 × 1 0। ठीक है, 1 × 0 0, हर चीज 0 1 में चलेगी। तो इसके बाद भी ये पाइथन इसको प्रिंट करेगा, सिटीजन एंड वेलकम मैसेज को। ठीक है, सिटी प्रिंट कराओगे तो सिटी भी आ जाएगी। ठीक है, न्यूयॉर्क आ गई। अब अगर क्या कहते हैं तीनों कंडीशंस फॉल्स हो जाएं, इस केस में चलो एक एंड ऑपरेटर लगा दो, एंड ऑपरेटर लगा दिया। ठीक है। अब क्या होगा, पहली कंडीशन का रिजल्ट 0, क्योंकि 17 है आंसर। दूसरी कंडीशन अपनी ट्रू है, 0 × 1 यानी कि 0 हो गया आंसर। तीसरी कंडीशन अपनी ट्रू है, यानी यहां से भी 1 आएगा, तो अपना रिजल्टेंट क्या था पहला 0, यानी 0 × 1 फिर से 0, यानी ओवरऑल वैल्यू हो गई 0, यानी इसको एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। मल्टीपल कंडीशंस में यहाँ इसका रिजल्ट बदल जाता है। इसका मैं देख के बताऊंगा, ठीक है। तो यानी कि आप ना इस तरीके से इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हो और इसको यूज कर सकते हो। सिंपल सी चीज है, आपको कुछ नहीं करना। एंड को मान के चलो 1, सॉरी 1, हाँ, मतलब सॉरी मल्टीप्लाई, और का मान के चलो प्लस। ठीक है, तो इससे आप अपना रिजल्टेंट निकाल लेते हो।
हेलो रजत। हर्ष, शाश्वत, युविक, यू आर एबल टू हियर मी? यस सर। क्या हो गया? रजत इज ड्रॉप्ड। सर उनका फ्रीज हो गया था। ओके, सम नेटवर्क इशू इट seems. He should join back. Let me call him. Yeah, Rajat is joining. He is having some issues. Yeah, Rajat is joined. सॉरी एवरीवन, आई गॉट डिस्कनेक्टेड। तो कहाँ तक पढ़ाया था सर? अभी मैंने कहाँ तक आवाज आई थी? For past 5 minutes, I don't think so. We were hearing anything. Your screen was frozen. अभी दिख रही है ना? अभी सब ठीक है? We are able to see. ओके। तो मैं क्या बता रहा था, मैं आपको एक चीज बता रहा था कि इफ के बाद ही आप एल्स, इफ और एल्स को यूज कर सकते हो कंटिन्यूएशन में। ठीक है, मैं अभी इधर आपको ये करके दिखा रहा था जब मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अगर मैं ये इफ वाली कंडीशन हटा देता हूँ, अभी देखो मैंने क्या किया। ये वाला इफ डाला, उसके बाद प्रिंट सिटीजन डाला, प्रिंट सिटी डाला। अब मैंने ये जो था ना, ये वाला प्रिंट जो था वेलकम, ये इस इफ के स्कोप में था। इससे क्या हो रहा था, इफ और एल्स एक कंटिन्यूएशन में चल रहे थे। यानी इफ के बाद अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो वो एल्स को देखता था। मैंने ये स्कोप से बाहर निकाल दिया। पाइथन की लैंग्वेज में अब क्या होगा, पहली स्टेटमेंट चेक करेगा, उसने ये लाइन पढ़ी, ये लाइन पढ़ी। ठीक है, जब इस लाइन पे आया, उसने ये भी पढ़ी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंट वेलकम तक। जैसे ही उसने एल्स स्टेटमेंट पढ़ी ना, इस इफ के और इस एल्स के बीच में एक ब्रेकर आ गया, यानी कि एक प्रिंट स्टेटमेंट आ गई जिसने इनके फ्लो को ब्रेक कर दिया। बिना इफ के एल्स एरर देता है, सिंटेक्स एरर कहते हैं जिसको। ठीक है, आपको रन करके दिखाता हूं। जैसे ये आया, इसने बोला इनवैलिड सिंटेक्स एल्स। आप एल्स को स्टैंड अलोन यूज नहीं कर सकते, यानी उसको अलग से यूज नहीं कर सकते। एल्स को यूज करने के लिए आपको हमेशा इफ के कंटिन्यूएशन में ही आना पड़ेगा। एल्स इफ और एल्स दोनों इफ के कंटिन्यूएशन में ही यूज होंगे। अब मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने फिर से एक इफ स्टेटमेंट लगा दी। ठीक है, पाइथन ने पहली स्टेटमेंट पढ़ी, ठीक है, दूसरी पढ़ी, ठीक है, कोई एरर नहीं, तीसरी पढ़ी, कोई एरर नहीं, अब ये वाली भी पढ़ी, वेलकम तक अपने पास कोई एरर नहीं था। पिछली बार अगर आप ये एरर देख रहे हो, एरर आया था एल्स के पास अपना। ठीक है, लेकिन मैंने अब इस एल्स के ऊपर ना एक इफ कंडीशन लगा दी कि सिटी इज डबल इक्वल टू न्यूयॉर्क, देन प्रिंट हेलो सिटी, अदरवाइज एल्स प्रिंट डिफॉल्ट। ठीक है, तो अब क्या होगा, यानी इफ के कंटिन्यूएशन में एल्स आ गया, दोनों के बीच में कोई तीसरा बंदा नहीं आ रहा। जब आप इसको रन करोगे, एरर हट गया। प्रिंट क्या हुआ, सिटीजन प्रिंट हुआ, सिटी प्रिंट हुई, वेलकम मैसेज प्रिंट हुआ, और हेलो सिटी प्रिंट हुई, यानी अपना हेलो न्यूयॉर्क प्रिंट हुआ। ठीक है, तो ये याद रखना, इस कंटिन्यूएशन को ब्रेक नहीं करना है। मतलब सिंपली एल्स को या एल्स इफ को बिना इफ के यूज मत करना। आप सिंपल इफ को यूज कर सकते हो, जैसे कि अगर अपन ने पहला वाला इफ देखा हो, आप इस इफ को अकेला यूज कर सकते हो बिना एल्स इफ के। लेकिन एल्स को या एल्स इफ को आप बिना इफ के यूज नहीं कर सकते। ये सिंटेक्स एरर होता है, बहुत कॉमन एरर है जो आता रहता है। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आप कर देते हो, जैसे आइडेंटिशन वाली। आइडेंटिशन आपका स्कोप डिफाइन करता है, उससे आपके लॉजिकल एरर्स आने शुरू हो जाएंगे, सिंटेक्स एरर्स भी आते हैं। हर वो एरर आ जाएगा जो आप नहीं चाहते अपने प्रोग्राम में। तो यानी आइडेंटिशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना। आपको पता होना चाहिए कि अगर इस इफ का आइडेंटिशन यहाँ से यहाँ तक है, तो यानी कि इसका स्कोप यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, उसी हिसाब से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। सबसे कॉमन मिस्टेक एक होती है कि आप जब भी कंपैरिजन करते हो ना, तो ये सिंगल इक्वल टू यूज कर लेते हो। सिंगल इक्वल टू और डबल इक्वल टू में
डिफरेंस क्या है, ये वैल्यू असाइन करता है, ये वैल्यू कंपेयर करता है, ठीक है। यानी कि ये ट्रू फॉल्स पता लगाएगा डबल इक्वल टू, और सिंगल इक्वल टू वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन कर देगा, ठीक है। तो इफ के अंदर जब भी आप इफ कंडीशन यूज करते हो तो ये डबल इक्वल टू आपको कंपैरिजन के लिए ही यूज करना पड़ेगा, आप सिंगल इक्वल टू यूज नहीं कर सकते, वो वैल्यू असाइन के उसमें आ जाता है कैटेगरी में। दूसरा ओवरलैपिंग ऑन कंफ्यूजिंग कंडीशंस, जैसे कि कुछ कंडीशंस होती हैं इफ कंडीशन आपने, और ये जो सबसे ज्यादा एरर आता है जब आप नेस्टेड इफ लगा रहे हो, ठीक है। तो इफ के अंदर इफ के अंदर इफ के अंदर इफ, तो आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो कि यार समझ नहीं आ रहा ये कंडीशन कहाँ से कहाँ तक जा रही है, पहली कंडीशन का क्या स्कोप था, पहली कंडीशन क्या चीज चाह रही थी, मेरा आउटपुट क्यों नहीं आ रहा। तो यानी कि अगर एक कंडीशन के ऊपर एक कंडीशन लगाते हो तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अवॉइड करना मल्टीपल कंडीशंस को तब तक जब तक उनकी जरूरत ना हो। एक लाइन में करोगे तो ज्यादा बेटर रहता है मल्टीपल कंडीशन को डिक्लेयर करना, लॉजिकल ऑपरेटर के यूज से आप कर सकते हो। ज्यादा लाइन में करोगे तो दिक्कत हो जाती है। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, कीप योर लॉजिक सिंपल एंड रीडेबल, ठीक है। जितना सिंपल रखोगे जितना रीडेबल रखोगे उतना आप उसको ड्राई रन कर पाओगे। ड्राई रन बेसिकली बिना पाइथन कोड एग्जीक्यूट करे, जो पेन पेपर पे अपन लिख रहे होते हैं ना कि ठीक है इसका आउटपुट ये आना चाहिए, जो आप अपने ब्रेन में सोल्व कर रहे हो, जो पेन पेपर से सोल्व कर रहे हो, बिना पाइथन कोड को एग्जीक्यूट करे, उसे ड्राई रन कहते हैं। तो उसमें आपको बहुत ज्यादा काम आता है अगर आपका लॉजिक सिंपल होगा, रीडेबल होगा। दूसरा, कमेंट योर कंडीशंस क्लियरली। जैसे कि मैंने कहीं पे चेक किया कि एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो आप ना उसके साइड में लिख दो कमेंट करके कि हेयर वी आर चेकिंग एज ऑफ अ सिटीजन, ठीक है। तो इस तरीके से लिख दोगे तो आपको समझ में आएगा, आपको नहीं, जो आपका दूसरा बंदा भी पढ़ रहा होगा उस कोड को, ठीक है, तो वो समझ जाएगा कि हाँ इसने यहाँ पे ये वाली कंडीशन इसलिए लगाई थी क्योंकि यहाँ उसको एज कंपेयर करनी थी, ठीक है। तो अगर आप कमेंट्स लिखते जाओगे तो ये रीडेबल हो जाता है कोड दूसरे यूजर्स के लिए भी और आपके लिए भी, अगर फ्यूचर में आप उसको दोबारा रेफर करना चाहो। टेस्ट ऑल द एज केसेस। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जब करोगे एज केसेस बहुत कॉमन टर्म आती है। एज केसेस वो केसेस होते हैं जहां पे आपका लॉजिक ब्रेक हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको इवन नंबर चेक करना था, ठीक है। आपने वहां पे एक एज केस नहीं लगाया कि सारे नंबर पॉजिटिव होने चाहिए उन्हें मैं इवन देखूंगा, आपने कोई नेगेटिव नंबर दे दिया, तो वहां पे आपका जो लॉजिक है वो फेल हो जाएगा। क्यों, आपने नेगेटिव नंबर को डिफाइन ही नहीं करा कि अगर नेगेटिव नंबर आए तो इस चीज को ऐसे करना, ठीक है, उसको डिस्कार्ड कर देना। यानी उन्हीं नंबर को देखना जो जो ग्रेटर है जीरो से। अगर जीरो से नीचे वाले यानी नेगेटिव नंबर्स आएंगे तो वो आपके लॉजिक को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर देंगे। ये वो एज केसेस होते हैं, बाउंड्री केसेस होते हैं जहां पे आपका कोड फेल हो जाता है। यानी आपकी 10 कंडीशन है, 10 में से 9 कंडीशन रन हो जाएंगी, एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वही एज केस होती है बाउंड्री वाली कंडीशन। वो हमेशा बाउंड्री में आएगी, या तो स्टार्टिंग में आएगी किसी चीज के, आप लूप पढ़ोगे, लूप की स्टार्टिंग में या एंडिंग में जो चीजें होती हैं वो एज केसेस मान लो एक तरीके से, ठीक है। यानी एज केसेस वो केसेस जो बाउंड्री पे आपके कोड को फेल कर देते हैं। हर चीज चलेगी लेकिन वो एक टेस्ट केस ऐसा होगा जो फेल हो जाएगा। वो तब होता है जब आप प्रॉपरली एज केसेस को ना देख पाओ। वो बड़े कोडिंग्स में होता है, जब आप उसमें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करोगे वहां आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। ये ग्रेड वाले एग्जाम्पल जो मैंने आपको समझाया था, ठीक है, इसे अपन देख चुके हैं। तो समरी और टेक अवेज देख लेते हैं आज अपन ने क्या क्या सीखा, क्या क्या पढ़ा। एक तो कंट्रोल फ्लो लेट्स योर प्रोग्राम मेक डिसीजंस, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हर कंडीशन के बेस पे वो डिसीजंस को आपको एग्जीक्यूट करने में मदद करेगा, जैसे अम्ब्रेला वाली कंडीशन थी। इफ, एलिफ और एल्स के बारे में अपन ने पढ़ा, पाइथन में काम आते हैं डिसीजन मेकिंग के। लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट, जो मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करते हैं और उनका आउटपुट निकाल लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन इज एसेंशियल, इट डिफाइंस द स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर यानी स्कोप, वो स्कोप बताएगी कहाँ से कहाँ तक आपके, यानी इफ की जो सुपर पावर से कहाँ तक काम कर रही है, एल्स की कब से काम करना शुरू कर देंगी, नेस्टेड इफ के अंदर अगर इफ है तो नेस्टेड इफ वाले की कंडीशन कहाँ से कहाँ तक काम करेंगी। ये सब आइडेंटिफिकेशन डिफाइन करता है। कंट्रोल फ्लो लेट्स योर कोड थिंक, ठीक है। मास्टरिंग इट मेक्स योर प्रोग्राम इंटेलिजेंट। कंट्रोल फ्लो के मदद से आपको प्रोग्राम चीजों को क्या कहते हैं, लॉजिकली थिंकिंग करना शुरू कर देता है, और प्रोग्राम आपको ऐसा लगता है कि इंटेलिजेंट हो गया। यूजर कुछ भी आउटपुट दे, प्रोग्राम अपने आप डिसाइड करेगा मेरे को क्या करना है, ठीक है। असाइनमेंट से पहले ना मैं आपको टाइप कास्टिंग बता देता हूँ बस, थोड़ा छोटा सा ही है। जैसे कि एज इक्वल टू 3 है, क्या हो अगर यही इनपुट हमें यूजर से लेना हो, ठीक है, तो मैं
इनपुट ले रहा हूं यूजर से, एंटर एज, ठीक है, बाकी सब अभी अपन ऐसे ही रहने देते हैं ना। अब इसका ना, इसको रन करो, रन करोगे यहाँ आपको इनपुट डालना पड़ेगा, मैंने डाला 21। अब देखना ये एरर दे देगा प्रोग्राम, ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, मैंने तो 21 एज डाली थी, उसके हिसाब से तो कुछ ना कुछ आउटपुट आना चाहिए था, फिर ऐसा एरर क्यों हुआ? हमेशा जब भी आप ये इनपुट फंक्शन यूज करोगे ना इनपुट लेने के लिए, वो स्ट्रिंग में लेगा। जो आपने डेटा टाइप्स पढ़े थे, स्ट्रिंग होता है, कैर होता है ना, इंट होता है, तो ये सब चीजें क्या होती हैं, ये वो हो जाते हैं, मतलब इसके टाइप होते हैं। अगर इसका आप एज का टाइप देखो ना, एज किस टाइप को बिलोंग करता है, इसको प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट टाइप ऑफ एज। तो इसको रन करते हैं, एज डालेंगे अपन 21, ठीक है। तो एरर आएगा अभी क्योंकि अपन ने वो कन्वर्ट नहीं करा है, ठीक है। लेकिन आप ना सिर्फ ये फर्स्ट लाइन देखो, क्लास स्ट्रिंग, समझ रहे हो? यानी कि जो आपने इनपुट लिया है ना एज, वो स्ट्रिंग वेरिएबल है। अपन ने एक चीज पढ़ी थी, पाइथन इज डायनामिकली टाइप्ड, यानी यूजर जो इनपुट देगा उसके बेस्ड पे वेरिएबल अपना नेचर चेंज कर लेता है। यानी कि अगर मैं यहाँ इधर कहीं लिख दूं a इक्वल टू 8, ठीक है, और मैं प्रिंट कराता हूं, अब चलो a का टाइप प्रिंट कराते हैं, है ना, एज हटा देते हैं, प्रिंट टाइप ऑफ ए, ठीक है। जब इसको अपन ने रन करा, उधर कुछ भी दे दो, तो ये देखो क्लास जो आई वो आई इंट, यानी पाइथन ने खुद डिसाइड कर लिया कि जो ये वेरिएबल है ये इंटीजर दिया है, तो इसका नेचर इंट बनाना है। अब ये जो इनपुट फंक्शन होता है ना, जो मैंने ये इनपुट लिखा है, जो अपन यूजर से इनपुट लेने के लिए लिखते हैं, एंटर एज, ये इनपुट हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। यानी जो आपने 21 डाला ना, उसने एज को स्ट्रिंग बना के दी, अब उस स्ट्रिंग को आपको वापस इंट बनाना है, तो आपको ना ये चीज यूज करनी पड़ती है, जैसे कि इंट, ठीक है, ये वाली चीज यूज करनी पड़ेगी। यानी इस चीज के अंदर आपको, इस फंक्शन के अंदर आपको ये लिखना पड़ेगा, आपको पाइथन को बोलना पड़ेगा जो भी इनपुट था उसे इंट में कन्वर्ट कर दो। तो ये इंट लिखा, ठीक है, इस इंट के अंदर अपन ने ब्रैकेट्स में लगा के ये लिखा इनपुट एंटर योर एज। अब जब आप इसको रन करोगे, फिर से आपने 21 डाला, रन हो गया। अब क्लास क्या हो जाएगी, एज की, देखना क्लास एज की भी इंट हो जाएगी। फिर से रन करके दिखाता हूँ, 21, ठीक है। और जैसे ही अगर आप फिर इसको रन करोगे और एज डालोगे लेस देन 18, यानी कि 15 डाल दी, सिर्फ वेलकम आ रहा है। क्यों? ये वेलकम इस इफ के बाहर है, सिटीजन और सिटी हट गए। इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग, यानी जो इनपुट है उसे एक से दूसरे इनपुट में कन्वर्ट करना इस कॉल टाइप कास्टिंग। आप इस एज को ही प्रिंट करो ना, यहाँ प्रिंट करके दिखाता हूँ, 21 डाला, 21 प्रिंट हुआ। अब इसको अगर मैं फ्लोट कर दूं, फ्लोट एक दूसरा डेटा टाइप है नहीं, फ्लोट हमेशा डेसिमल वाली चीजों को देखता है। फ्लोट कर दूं तो 21 देखना क्या बन जाएगा, 21, चलो 22 डाल रहा हूं, है ना, 22.0। ऐसी अगर आप इसको 21 भी डालोगे तो वो 21.0, यानी वो डेसिमल्स कंसीडर करने लगेगा। इंट कभी डेसिमल कंसीडर नहीं करता। कुछ भी डालोगे आप, 18 डाल दो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग, यानी एक क्लास से दूसरी क्लास में कन्वर्ट करना। और इसी का यूज करके आपको करना पड़ेगा ये वाला प्रोग्राम। एक प्रोग्राम लिखना है आपको, चलो इस, हाँ क्या है, ठीक है, राइट अ प्रोग्राम दैट चेक्स इफ अ स्टूडेंट इज एलिजिबल फॉर अ स्कॉलरशिप बेस्ड मार्क्स जो हैं उसके ग्रेटर देन होंगे अगर 85, ग्रेटर देन इक्वल टू 85, यानी एक कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन, अटेंडेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90। याद रखना, जब ये दोनों कंडीशन मेट होंगी तभी वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। अगर ये दोनों कंडीशन मेट नहीं होंगी उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ठीक है। नेस्टेड इफ भी यूज कर सकते हो, एंड ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो, आपके ऊपर है कैसे यूज करना है। यहाँ आपको कोई गाइड नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो चीज आती है ना प्रोग्राम लिखने में, वो आपकी खुद की लॉजिकल थिंकिंग है। कई तरीके हो सकते हैं एक प्रोग्राम को लिखने के,
कोई एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्या कहते हैं इंस्ट्रक्शंस नहीं है, तरीका नहीं है कि आपको यही फॉलो करना है। एंड यूज कर लो, मल्टीपल स्टेटमेंट एक लाइन में कंबाइन करके चेक कर लो। इफ चेक कर लो कि पहले मार्क्स चेक कर लिए 85 से बड़े हैं, तब उसकी नेस्टेड इफ में आ गए कि ठीक है 90 से बड़े हैं, तभी बताना कि हाँ स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, वरना डिफॉल्ट स्टेटमेंट अपनी एल्स वाली तो है ही। ठीक है, तो ये चीज इस तरीके से करनी है। दूसरी चीज, यूजर से इनपुट लेना। ठीक है, जब आप यूजर से मार्क्स का इनपुट लोगे, मैंने अभी टाइप कास्टिंग बताई, स्ट्रिंग में आता है, आपको उसको इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अटेंडेंस जैसे 90 लोगे, परसेंटेज सिर्फ ऑपरेटर आपको दिखाने के लिए आपको लेना 90 ही पड़ेगा, मतलब कोई नंबर। ठीक है, परसेंटेज ऑपरेटर नहीं लेना है वहां पे। 90 लोगे, उसको आपको इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे टाइप कास्टिंग बताई। तो यानी इस प्रोग्राम में आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स भी लग सकते हैं, नेस्टेड इफ भी लग सकती है, और क्या कहते हैं टाइप कास्टिंग भी लग सकती है। जब आप यूजर से इनपुट लोगे, अगर हार्ड कोड करोगे तो कोई फायदा नहीं है, उसमें आप यूजर से इनपुट नहीं ले पाओगे, तो वो डायनेमिकली प्रोग्राम नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये वाला असाइनमेंट आपको करना है, इस वाले यूआरएल पे सबमिट कर देना। ठीक है, और कोई सपोर्ट या कांटेक्ट करना हो तो ये ईमेल दे रखे हैं, वेबसाइट वगैरह है, इधर कांटेक्ट कर लेना। थैंक यू। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, वरना क्लास एंड करते हैं। सर एलिफ स्टेटमेंट के लिए कोई लिमिट होता है क्या? नहीं, आप कितनी एलिफ डाल सकते हो, ओके कोई सर। लिमिट नहीं है। हाँ, और कोई डाउट है किसी को? ठीक है सर, फिर क्लास क्लोज करते हैं। Okay, thank you everyone. We'll meet tomorrow at 5 p.m. The next session will be taken by Shiv Taneja. All right. Thank you. Bye bye. थैंक यू सर।